कैसे एक डॉक्टर ने की 284 मरीजों की हत्या। आपका हमारे चैनल फैक्ट्स फाइल्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक डॉक्टर ने की 284 मरीजों की हत्या। हेरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन, जिन्हें फ्रेड शिपमैन के नाम से जाना जाता है, एक अंग्रेजी चिकित्सक और सीरियल किलर थे। उन्हें आधुनिक इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलर में से एक माना जाता है, जिन्होंने लगभग 30 वर्षों की अवधि में 284 लोगों को मौत के घाट उतारा। 31 जनवरी 2000 को शिपमैन को अपनी देखरेख में 15 रोगियों की हत्या का दोषी ठहराया गया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। शिपमैन ने 13 जनवरी 2004 को अपने 58वें जन्मदिन से एक दिन पहले वेस्ट यॉर्कशायर के एचएम जेल वेकफील्ड में अपने सेल में खुद को फांसी लगा ली थी। शिपमैन जांच। शिपमैन द्वारा प्रमाणित सभी मौतों की 2 साल लंबी जांच, जिसकी अध्यक्षता डेम जेनेट स्मिथ ने की, ने शिपमैन के अपराधों की जांच की। इसने खुलासा किया कि शिपमैन ने उन कमजोर बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाया जिन्होंने उस पर अपने डॉक्टर के रूप में भरोसा किया। उन्हें या तो दवाओं की घातक खुराक से मार डाला या असामान्य मात्रा निर्धारित की। 1 दिसंबर 2023 तक शिपमैन, जिसे डॉ डेथ और एंजल ऑन डेथ का उपनाम दिया गया है, एकमात्र ब्रिटिश डॉक्टर है जिसे मरीजों की हत्या का दोषी ठहराया गया है। हालांकि अन्य डॉक्टरों को इसी तरह के अपराधों से बरी कर दिया गया है या कम आरोपों में दोषी ठहराया गया है। कुछ नर्सों को भी उनकी देखभाल में मरीजों की हत्या का दोषी ठहराया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हेरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन का जन्म 14 जनवरी 1946 को नॉटिंगम में बेस्टवुड एस्टेट, एक काउंसिल एस्टेट में हुआ था, जो 3 बच्चों में दूसरे नंबर पर थे। उनके पिता हेरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन एक ट्रक चालक थे और उनकी मां वेरा नी ब्रिटन थीं। उनके कामकाजी वर्ग के माता-पिता कट्टर मेथोडिस्ट थे। शिपमैन अपनी मां के खास तौर पर करीब थे, जिनकी मृत्यु 17 साल की उम्र में फेफड़ों के कैंसर से हुई थी। उनकी मृत्यु उसी तरह हुई जैसा बाद में शिपमैन की अपनी कार्य प्रणाली बन गई। बीमारी के बाद के चरणों में उन्हें घर पर डॉक्टर द्वारा मॉर्फिन दी गई। शिपमैन ने 21 जून 1963 को अपनी मां की मृत्यु तक उनकी लाइलाज स्थिति के बावजूद उनके दर्द को कम होते देखा। 5 नवंबर 1966 को उन्होंने प्रिमरोज में ऑंग्स्टोबी से शादी की। इस जोड़े के 4 बच्चे थे। शिपमैन ने लीड्स स्कूल ऑफ मेडिसिन, लीड्स विश्वविद्यालय में चिकित्सा का अध्ययन किया और 1970 में स्नातक किया। आजीविका। शिपमैन ने यॉर्कशायर के वेस्ट राइडिंग के पॉन्टेफ्रैक्ट में पॉन्टेफ्रैक्ट जनरल इन्फर्मरी में काम करना शुरू किया और 1974 में टॉडमोर्डन में अब्राहम ओनरमेरोड मेडिकल सेंटर में एक जनरल प्रैक्टिशनर जीपी के रूप में अपना पहला पद संभाला। अगले वर्ष शिपमैन को अपने स्वयं के उपयोग के लिए पैथिडीन के नुस्खे बनाने के लिए पकड़ा गया। उस पर 600 पाउंड का जुर्माना लगाया गया और कुछ समय के लिए यॉर्क में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन क्लिनिक में गया। उन्होंने 1977 में ग्रेटर मैनचेस्टर के हाइड में डोनीब्रुक मेडिकल सेंटर में जीपी के रूप में काम किया। शिपमैन ने 1980 के दशक में हाइड में जीपी के रूप में काम करना जारी रखा और 1993 में 21 मार्केट स्ट्रीट में अपनी खुद की सर्जरी की स्थापना की, जिससे वह समुदाय के एक सम्मानित सदस्य बन गए। 1983 में उन्हें ग्रेनाडा टेलीविजन के करंट अफेयर्स डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड इन एक्शन के एक संस्करण में साक्षात्कार दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि समुदाय में मानसिक रूप से बीमार लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। हत्या के आरोप में उनकी सजा के 1 साल बाद साक्षात्कार को टुनाइट विद ट्रेवर मैकडोनाल्ड पर फिर से प्रसारित किया गया। खोज। मार्च 1998 में हाइड में ब्रुक सर्जरी की डॉ. लिंडा रेनॉल्ड्स ने साउथ मैनचेस्टर डिस्ट्रिक्ट के कोरोनर जॉन पोलार्ड से शिपमैन के रोगियों के बीच उच्च मृत्यु दर के बारे में चिंता व्यक्त की। विशेष रूप से वह बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ी संख्या में दाह संस्कार के फॉर्मों के बारे में चिंतित थीं, जिन पर उन्होंने प्रति हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। पुलिस आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं ढूंढ पाई और 17 अप्रैल को जांच बंद कर दी। बाद में शिपमैन जांच ने ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस को मामले में अनुभवहीन अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए दोषी ठहराया। जांच बंद होने के बाद शिपमैन ने 3 और लोगों को मार डाला। कुछ महीने बाद अगस्त में टैक्सी चालक जॉन शॉ ने पुलिस को बताया
कि उसे शिपमैन पर 21 मरीजों की हत्या का संदेह है। शिपमैन का अंतिम शिकार हाइड की पूर्व मेयर कैथलीन ग्रंडी थीं, जो 24 जून 1998 को अपने घर में मृत पाई गई थीं। वह उन्हें जीवित देखने वाले अंतिम व्यक्ति थे। बाद में उन्होंने उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मृत्यु का कारण वृद्धावस्था दर्ज किया गया था। ग्रंडी की बेटी सॉलिसिटर एंजेला वुडरूफ चिंतित हो गईं, जब साथी सॉलिसिटर ब्रायन बर्गेस ने उन्हें बताया कि एक वसीयत बनाई गई है, जो स्पष्ट रूप से उनकी मां द्वारा बनाई गई थी, जिसमें इसकी प्रामाणिकता पर संदेह था। वसीयत में वुडरूफ और उनके बच्चों को शामिल नहीं किया गया, लेकिन शिपमैन के लिए 3,86,000 पाउंड छोड़े गए। बर्गेस के आग्रह पर वुडरूफ पुलिस के पास गईं, जिन्होंने जांच शुरू की। ग्रंडी के शरीर को बाहर निकाला गया और उसमें डायमॉर्फिन, जिसे हेरोइन भी कहते हैं, के निशान पाए गए। हालांकि पुलिस द्वारा उसके कंप्यूटर की जांच से पता चला कि ये प्रविष्टियां उसकी मृत्यु के बाद लिखी गई थीं। शिपमैन को 7 सितंबर 1998 को गिरफ्तार किया गया और उसके पास ब्रदर टाइपराइटर पाया गया, जिसका इस्तेमाल जाली वसीयत बनाने में किया गया था। पत्रकार ब्रायन विटल और जीन रिची द्वारा 2000 में प्रकाशित पुस्तक प्रिस्क्रिप्शन फॉर मर्डर ने सुझाव दिया कि शिपमैन ने वसीयत में जालसाजी की क्योंकि वह पकड़ा जाना चाहता था, क्योंकि उसका जीवन नियंत्रण से बाहर था, या उसने 55 की उम्र में सेवानिवृत्त होने और यूके छोड़ने की योजना बनाई थी। पुलिस ने शिपमैन द्वारा प्रमाणित अन्य मौतों की जांच की और 15 नमूना मामलों की जांच की। उन्होंने डायमॉर्फिन की घातक खुराक देने, रोगियों के मृत्यु प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर करने और फिर यह दर्शाने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का एक पैटर्न खोजा कि वे खराब स्वास्थ्य में थे। 2003 में डेविड स्पीगल हाल्टर ने सुझाव दिया कि सांख्यिकीय निगरानी के कारण 1996 के अंत में अलार्म बज सकता था, जब 65 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में 67 अतिरिक्त मौतें हुई थीं, जबकि 1998 तक यह संख्या 119 थी। इसके अलावा असामान्य रूप से बड़ी संख्या में मौतें दिन के लगभग एक ही समय, जब शिपमैन अपनी दोपहर की यात्राओं पर थे और डॉक्टर की उपस्थिति में हुई। परीक्षण और कारावास। शिपमैन का मुकदमा 5 अक्टूबर 1999 को प्रेस्टन क्राउन कोर्ट में शुरू हुआ। उस पर 1995 और 1998 के बीच डायमॉर्फिन के घातक इंजेक्शन द्वारा 15 महिलाओं की हत्या का आरोप लगाया गया था। शिपमैन के कानूनी प्रतिनिधियों ने ग्रुंडी मामले को अन्य मामलों से अलग चलाने का असफल प्रयास किया, क्योंकि ग्रुंडी की वसीयत में कथित जालसाजी से इसका उद्देश्य स्पष्ट हो गया था। 31 जनवरी 2000 को 6 दिनों के विचार विमर्श के बाद जूरी ने शिपमैन को हत्या के 15 मामलों और जालसाजी के एक मामले में दोषी पाया। इसके बाद न्यायमूर्ति फोर्ब्स ने शिपमैन को हत्या के सभी 15 मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सिफारिश की कि उसे पूरे जीवन की सजा दी जाए, जिसे ग्रुंडी की वसीयत में जालसाजी करने के लिए 4 साल की सजा के साथ साथ पूरा किया जाना था। 11 फरवरी को अपनी सजा के 11 दिन बाद शिपमैन को जनरल मेडिकल काउंसिल द्वारा मेडिकल रजिस्टर से हटा दिया गया। 2 साल बाद गृह सचिव डेविड ब्लंकेट ने न्यायाधीश की पूरे जीवन की सजा की पुष्टि की। ब्रिटिश सरकार के मंत्रियों द्वारा कैदियों के लिए न्यूनतम अवधि निर्धारित करने की अपनी शक्ति खोने के कुछ महीने पहले जेल में रहने के दौरान शिपमैन की दोस्ती साथी सीरियल किलर पीटर मूर से हो गई। शिपमैन ने अपने खिलाफ वैज्ञानिक सबूतों को चुनौती देते हुए अपने अपराध से इनकार किया। उन्होंने अपने कार्यों के बारे में कभी कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। शिपमैन की पत्नी प्रिमरोज ने कहा कि वह दोषी नहीं था, यहां तक कि उसके दोषी ठहराए जाने के बाद भी। ब्रिटिश चिकित्सा के इतिहास में शिपमैन एकमात्र डॉक्टर हैं जिन्हें अपने मरीजों की हत्या का दोषी पाया गया। जॉन बोडकिन एडम्स पर 1957 में एक मरीज की हत्या का आरोप लगाया गया था। अफवाहों के बीच कि उन्होंने 10 साल की अवधि में दर्जनों और लोगों की हत्या की थी और संभवतः शिपमैन के लिए रोल मॉडल प्रदान किया। उन्हें बरी कर दिया गया और आगे कोई आरोप नहीं लगाया गया। एक इतिहासकार पामेला कुलेन ने तर्क किया है कि एडम्स के बरी होने के कारण शिपमैन मामले तक ब्रिटिश कानूनी प्रणाली में संभावित दोषों की जांच करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं थी। कैसे हुई शिपमैन की मौत? शिपमैन ने 13 जनवरी 2004 को अपने 58वें जन्मदिन से एक दिन पहले एचएम जेल वेकफील्ड में अपने सेल में फांसी लगा ली। शेफील्ड में मेडिको लीगल सेंटर ने पोस्टमार्टम किया और एक जांच शुरू की।
पीड़ितों के कुछ परिवारों ने कहा कि उन्हें धोखा महसूस हुआ, क्योंकि शिपमैन की आत्महत्या का मतलब था कि उन्हें कभी भी कबूलनामे की संतुष्टि नहीं मिलेगी, न ही इस बात का जवाब मिलेगा कि उसने अपने अपराध क्यों किए। गृह सचिव डेविड ब्लंकेट ने स्वीकार किया कि जश्न मनाना लुभावना था। आप जागते हैं और आपको एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि शिपमैन ने खुद को जहर दे दिया है, और आप सोचते हैं क्या बोतल खोलने के लिए यह बहुत जल्दी है, और फिर आपको पता चलता है कि हर कोई बहुत परेशान है कि उसने ऐसा किया है। शिपमैन की मौत ने राष्ट्रीय समाचार पत्रों को विभाजित कर दिया। डेली मिरर ने उन्हें ठंडा कायर करार दिया और उनकी आत्महत्या की अनुमति देने के लिए जेल सेवा की निंदा की। हालांकि दी सन ने एक जश्न मनाने वाला फ्रंट पेज हेडलाइन चलाया, शिप शिप हुर्रे। द इंडिपेंडेंट ने शिपमैन की आत्महत्या की जांच के लिए यूं के जेलों की स्थिति के साथ साथ कैदियों के कल्याण पर अधिक व्यापक रूप से विचार करने का आह्वान किया। द गार्जियन में जनरल सर डेविड राम्सबोथम के एक लेख में, जिन्होंने पूर्व में महामहिम के जेलों के मुख्य निरीक्षक के रूप में कार्य किया था, ने सुझाव दिया कि आजीवन कारावास की सजा को अनिश्चितकालीन सजा से बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम कैदियों को अंततः रिहाई की उम्मीद होगी और आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त करने के जोखिम को कम किया जा सकेगा। साथ ही जेल अधिकारियों के लिए उनका प्रबंधन आसान हो जाएगा। शिपमैन की आत्महत्या का मकसद कभी स्थापित नहीं हुआ। हालांकि उसने कथित तौर पर अपने परिवीक्षा अधिकारी से कहा था कि वह अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा पेंशन छीन लिए जाने के बाद अपनी पत्नी की वित्तीय सुरक्षा को आश्वस्त करने के लिए आत्महत्या पर विचार कर रहा था। प्रिमरोज शिपमैन को पूर्ण एनएचएस पेंशन मिलती थी। यदि शिपमैन 60 वर्ष की आयु से अधिक जीवित रहता तो वह इसकी हकदार नहीं होती। इसके अतिरिक्त इस बात के सबूत थे कि प्रिमरोज, जिसने भारी सबूतों के बावजूद लगातार शिपमैन की बेगुनाही का विरोध किया था, उसके अपराध पर संदेह करने लगी थी। शिपमैन ने उन पाठ्यक्रमों में भाग लेने से इनकार कर दिया जो उसके अपराधों को स्वीकार करने को प्रोत्साहित करते, जिसके कारण उसके विशेषाधिकारों को अस्थायी रूप से हटा दिया गया, जिसमें उसकी पत्नी को टेलीफोन करने का अवसर भी शामिल था। इस अवधि के दौरान शिपमैन के सेलमेट के अनुसार उसे प्रिमरोज से एक पत्र मिला जिसमें उसे मुझे सब कुछ बताने के लिए कहा गया था, चाहे कुछ भी हो। 2005 की जांच में पाया गया कि शिपमैन की आत्महत्या पूर्वानुमानित या रोकी नहीं जा सकती थी, लेकिन फिर भी प्रक्रियाओं की फिर से जांच की जानी चाहिए। शिपमैन के शव को उसके परिवार को सौंप दिए जाने के बाद यह 1 साल से ज्यादा समय तक शेफील्ड में रहा। पुलिस ने उसकी विधवा को सलाह दी कि वह अपने पति को दफनाने से मना करे, क्योंकि हो सकता है कि कब्र पर हमला हो जाए। शिपमैन के शव का अंततः अंतिम संस्कार कर दिया गया। दाह संस्कार में सिर्फ प्रिमरोज और दंपति के 4 बच्चे ही शामिल हुए। परिणाम। जनवरी 2001 में वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस के वरिष्ठ जासूस क्रिस ग्रेग को वेस्ट यॉर्कशायर में हुई 22 मौतों की जांच का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। इसके बाद जुलाई 2002 में प्रस्तुत शिपमैन जांच ने निष्कर्ष निकाला कि उसने 1975 और 1998 के बीच अपने कम से कम 218 रोगियों की हत्या की थी, जिस दौरान उसने टॉडमॉर्डेन 1974 से 1975 और हाइड 1977 से 1998 में अभ्यास किया था। रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली जज जेनेट स्मिथ ने स्वीकार किया कि संदिग्ध प्रकृति की कई और मौतों के लिए निश्चित रूप से शिपमैन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसके ज्यादातर शिकार अच्छी सेहत वाली बुजुर्ग महिलाएं थीं। 24 जनवरी 2005 को जारी अपनी छठी और अंतिम रिपोर्ट में स्मिथ ने बताया कि उनका मानना है कि शिपमैन ने 3 मरीजों की हत्या की थी और उन्हें पोंटेफ्रैक्ट जनरल इन्फर्मरी में उनके चिकित्सा करियर के शुरुआती चरण के दौरान 4 और मौतों के बारे में गंभीर संदेह था, जिसमें एक 4 वर्षीय लड़की की मौत भी शामिल थी। कुल मिलाकर 1971 और 1998 के बीच उनकी देखभाल में 459 लोग मारे गए, लेकिन यह अनिश्चित है कि उनमें से कितने हत्या के शिकार थे, क्योंकि वह अक्सर मृत्यु को प्रमाणित करने वाले एकमात्र डॉक्टर थे। उस 27 साल की अवधि में शिपमैन के कुल पीड़ितों की संख्या का स्मिथ का अनुमान 250 था। जीएमसी ने शिपमैन के पीड़ितों के लिए अंतिम संस्कार प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले 6 डॉक्टरों पर कदाचार का आरोप लगाया। उनका दावा है कि उन्हें शिपमैन के घर के दौरे और उसके रोगियों की मृत्यु के बीच पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए था। इन सभी डॉक्टरों को दोषी नहीं पाया गया। अक्टूबर 2005 में
1994 में टेमसाइड जनरल अस्पताल में काम करने वाले 2 डॉक्टरों के खिलाफ इसी तरह की सुनवाई हुई, जो यह पता लगाने में विफल रहे कि शिपमैन ने जानबूझकर मॉर्फिन की बेहद अधिक खुराक दी थी। शिपमैन जांच ने जीएमसी की संरचना में बदलाव की सिफारिश की। 2005 में यह प्रकाश में आया कि शिपमैन ने अपने पीड़ितों से आभूषण चुराए होंगे। 1998 में पुलिस ने उसके गैराज से मिले 10,000 पाउंड से अधिक मूल्य के आभूषण जब्त किए थे। मार्च 2005 में जब प्रिमरोज ने इसे वापस मांगा, तो पुलिस ने शिपमैन के पीड़ितों के परिवारों को पत्र लिखकर उनसे आभूषण की पहचान करने को कहा। मई में उसे जांच के लिए एसेट्स रिकवरी एजेंसी को सौंप दिया गया था। जांच अगस्त में समाप्त हुई। अधिकारियों ने 66 टुकड़े प्रिमरोज को लौटा दिए और 33 टुकड़ों की नीलामी की, जिसकी पुष्टि उसने की कि वह उसके नहीं थे। नीलामी की आय टेमसाइड विक्टिम सपोर्ट को गई। गार्डन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। शिपमैन के पीड़ितों के लिए एक स्मारक उद्यान, जिसे गार्डन ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, 30 जुलाई 2005 को हाइड पार्क, हाइड में खोला गया। 2009 की शुरुआत में शिपमैन के 200 से अधिक पीड़ितों के परिवार अभी भी अपने रिश्तेदारों के नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। सितंबर 2009 में शिपमैन द्वारा जेल में दोस्तों को लिखे गए पत्रों को नीलामी में बेचा जाना था, लेकिन पीड़ितों के रिश्तेदारों और मीडिया की शिकायतों के बाद बिक्री वापस ले ली गई। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन के आपराधिक इतिहास की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और अपने कमेंट हमें जरूर करके बताएं। धन्यवाद।